आज हम लोग बात करेंगे कि ये केमिस्ट्री कक्षा 11 की पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री माने रसायन विषय का महत्व एवं विस्तार, परमाणु द्रव्यमान जिसको परमाणु भार कहते हैं, अणु द्रव्यमान जिसको अणुभार कहते हैं, मोल अवधारणा मतलब मोल कंसेप्ट, मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, स्टोइक्योमेट्री एवं उस पर आधारित गणनाएं। तो इन टॉपिक को डिस्कस करना है। इसमें हम लोग पहले बात करेंगे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जिसको एटॉमिक वेट कहा जाता है अंग्रेजी में। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। यानी किसी तत्व का परमाणु भार का मतलब ये होता है कि उस तत्व का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग का कितना गुना भारी है। तो ये परमाणु भार निकालने के लिए परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 12 होता है। इस सूत्र से परमाणु भार निकाला जाता है। जैसे कहा जाए कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14.00307 है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका तात्पर्य ये है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार या नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग का 14.00307 गुना भारी है। यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार 14.00307 का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग का 14.00307 होता है। परमाणु भार एक संख्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। किसी तत्व का परमाणु भार उसके सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का औसत होता है। इसीलिए तत्वों के परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक होते हैं। पूछा जाता है कि तत्वों के परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक होते हैं क्यों। तो इसका जवाब क्या होगा। जवाब होगा कि तत्वों के कई समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इन परमाणु और इनकी प्रतिशत मात्रा भी प्रकृति में अधिक अलग अलग होती है। तो इन सभी समस्थानिकों के परमाणु भारों का औसत निकाला जाता है। औसत निकालने के बाद जो आता है वही परमाणु भार औसत परमाणु भार कहलाता है। उसी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी तत्व के परमाणु भार का मतलब उसका औसत परमाणु भार होता है जो भिन्नात्मक होता है। जैसे नाइट्रोजन के दो समस्थानिक हैं 14 और 15। नाइट्रोजन 14 का समस्थानिक 99.3763% और नाइट्रोजन 15 समस्थानिक 0.37% प्रकृति में पाया जाता है। नाइट्रोजन 14 का परमाणु भार 14.00307 होता है और नाइट्रोजन 15 का परमाणु भार 15.00011 होता है। तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन के परमाणु भार अलग अलग हैं, इनका औसत निकाला जाएगा। तो नाइट्रोजन का औसत परमाणु भार बराबर 99.63 गुणे 14.00307 धन 0.37 गुणे 15.00011 बटे 100। इसको कैलकुलेट करने पर 14.00676 आता है, जो लगभग 14 के बराबर होता है। इसीलिए लिखा जाता है नाइट्रोजन 14। यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार औसत परमाणु भार 14 होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट। इस एटॉमिक मास यूनिट को EMU या स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि मालूम है कि द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है।
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु और अणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिसे ग्राम में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता है। अतः इन्हें एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू में व्यक्त किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 एएमयू होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14.00307 एएमयू होता है, या इसको स्मॉल यू भी लिख सकते हैं। ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट में संबंध क्या होता है? 1 ग्राम 6.002 × 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, या 1 एएमयू बराबर 1.66 × 10⁻−24 ग्राम के बराबर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, जो 0.00055 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। इसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम या 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम या 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट होता है। परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या में संबंध। किसी तत्व का परमाणु भार उसके द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, अर्थात परमाणु भार इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 15.9949 है और इस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 है, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार 15.99 लगभग 16 के बराबर है। यही इसकी द्रव्यमान संख्या भी होती है, यानी किसी तत्व का परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। अब इसके बाद है ग्राम परमाणु भार। जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं, यानी ग्राम परमाणु भार के ही बराबर होता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम है, इसको ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार भी कहेंगे। इसी तरह से अणुभार होता है। किसी यौगिक का अणुभार यह प्रदर्शित करता है कि उस यौगिक के एक अणु का भार कार्बन के 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का कितने गुना भारी है। अतः यौगिक का अणुभार बराबर यौगिक के एक अणु का भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 1/12। किसी यौगिक का अणुभार यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है, यानी किसी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ने के बाद जो योग आता है वही योग यौगिक का अणुभार कहलाता है। जैसे C6H12O6 का अणुभार बराबर 6 गुणे H का परमाणु भार प्लस 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार प्लस 11 गुणे H का परमाणु भार प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार, यानी 6 गुणे 12 प्लस 11 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 16, ये कुल आएगा 180, यानी C6H12 का अणुभार हो गया 180, यानी किसी यौगिक का अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। अब ग्राम अणुभार, जिस तरह से ग्राम परमाणु भार होता है उसी तरह से ग्राम अणुभार भी होता है। जब किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब वही अणुभार ग्राम अणुभार कहलाता है।
मतलब ग्राम अणुभार बराबर अणुभार, यानी ग्राम अणुभार और अणुभार दोनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे C6H12O6 का ग्राम अणुभार 180 ग्राम होगा, यानी अणुभार 180 है, वही ग्राम में जब व्यक्त कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम अणुभार।